हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डायवर्टिकुलम ऑफ द ईसोफेगस मैरो के नोट्स के हिसाब से, जिससे आपको मैरो के नोट्स सिर्फ मगअप नहीं करने पड़े बल्कि विजुअलाइज हो सके एक एक करके। और इसीलिए मैं डायग्राम भी साइड बाय साइड बनाता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें, दैट इज़ डायवर्टिकुलम। वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रेशर डायवर्टिकुलम, दूसरा होता है हमारे पास ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम। अब इसको समझने के लिए मैंने एक ईसोफेगस बनाई है। उस ईसोफेगस में मैंने एक कोलगेट पेस्ट बनाया है साइड में, ठीक है, और दूसरा मैंने बनाया है फिश का हुक। ये मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों बनाया। अब क्या होता है सर कि अगर ये ईसोफेगस है तो प्रेशर डायवर्टिकुलम इज जस्ट लाइक अ टूथपेस्ट। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि व्हाट इज़ अ प्रेशर डायवर्टिकुलम। जैसे कि टूथपेस्ट में से हम नीचे से प्रेशर दबा दबा कर चीज़ें निकालते हैं, ठीक है, उसी तरीके से ईसोफेगस के अंदर भी अगर कोई चीज़ अंदर से प्रेशर डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर डायवर्टिकुलम। इसको विजुलाइज करने के लिए मैंने टूथपेस्ट बनाया है, क्यों? क्योंकि अंदर से प्रेशर डेवलप हो रहा है। दूसरा जो है वो है हमारे पास में ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम। इसमें जो डायवर्टिकुलम का रीज़न है वो है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन मतलब खींचते हैं, जैसे कि मछली के हुक को हम फेंक के खींचते हैं, वही होता है इसमें ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम की जो कंडीशन है वो बाहर है, ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम। अब अगर आपको ये समझना है, बड़ा सिंपल सा है कि अगर अंदर से प्रेशर आ रहा है सो दैट इज़ अ प्रेशर डायवर्टिकुलम, बाहर से कोई चीज़ खींच रही है सो दैट इज़ अ ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम। इसके आगे हमको जो पढ़ना है वो है 3 टाइप्स के डायवर्टिकुलम होते हैं ईसोफेगस में। उसको समझने के लिए मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। एक होता है हमारे पास ज़ेंकर डायवर्टिकुलम, दूसरा होता है हमारे पास पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम, और तीसरा होता है हमारे पास एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। इसको भी याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका और वो डायग्राम ही है, ठीक है। पहले तो आप समझ लो कि ये हो गया आपका डायफ्राम। दूसरा जो है पैराब्रोंकियल, उसके लिए मैंने ये फिश हुक बनाया, मैं इसको समझाऊंगा क्या है। और सबसे ऊपर है ये ज़ेंकर। अब ईसोफेगस को आप क्या करो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, 1 2 3। ये हो जाएगा अपर 1/3, फिर मिडिल 1/3 और फिर लोअर 1/3। अपर 1/3 में ज़ेंकर डायवर्टिकुलम है, मिडिल 1/3 में पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम है, और लोअर 1/3 में एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलम है, ठीक है। अब ज़ेंकर डायवर्टिकुलम में क्या होता है उसको समझने के लिए आपको ये स्पेस समझना पड़ेगी। ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि 2 मसल होते हैं, क्रिकोफेरिंजियस और थायरोफेरिंजियस मसल। ये दोनों जो रहते हैं ये इस तरह से ट्राइंगल बनाते हैं और ये वीक स्पॉट रहता है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें से ईसोफेगस के अपर 1/3 में कभी प्रेशर बढ़ने पर खाना बाहर आ सकता है, ओके। और इसीलिए ज़ेंकर डायवर्टिकुलम का कॉज ये होता है। इसमें आप इसको ऐसे समझे कि यहाँ से प्रेशर डेवलप हुआ और यहाँ पर एक पाउच बन गया, दिस इज ज़ेंकर डायवर्टिकुलम, इस स्पेस से निकलकर। इसमें पेशेंट कंप्लेंट ये करता है कि सर मैं खाना खाता हूँ तो खाना अंदर ही रह जाता है और रात में वो बाहर आता है, और बैड ब्रेथ दैट इज़ हेलिटोसिस उसकी कंप्लेंट रहती है। मिडिल 1/3 के अंदर जो रहता है उसका कॉज होता है ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम, इसलिए मैंने इसको मिडिल में बनाया। ट्रैक्शन का मतलब यही हो गया कि कोई चीज़ बाहर से खींच रही है। इसके अंदर 2 चीज़ें आती है, एक आती है टीबी और एक आती है हिस्टोप्लाज्मोसिस, ठीक है। सारे डायवर्टिकुलम में से जो ट्रू डायवर्टिकुलम है वो सिर्फ और सिर्फ यही है, दैट इज टीबी एंड हिस्टोप्लाज्मोसिस की वजह से होने वाला पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम, यही ट्रू डायवर्टिकुलम है, ठीक है, ट्रू डायवर्टिकुलम। क्यों ट्रू का मतलब क्या हो गया कि चारों लेयर्स जो रहती है वो चारों लेयर्स को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज अ ट्रू डायवर्टिकुलम। और बाकी ज़ेंकर के अंदर सिर्फ म्यूकोजा लेयर जो रहती है वो बाहर आती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉल्स डायवर्टिकुलम। अब एपीफ्रेनिक को याद रखने के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा, दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा एपीफ्रेनिक डायफ्राम, एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। अब इसमें क्या होता है सर कि इसके अंदर सपोज ईसोफेगस नीचे आगे कंटिन्यू करेगा स्टमक में, तो
यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन रहता है, ठीक है। किसी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर अगर टाइट होने लग जाए या बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने लग जाए, जैसे कि एक्लेशिया के अंदर होता है या बहुत सारी मोटिलिटी डिसऑर्डर में होता है, तब जाकर खाना जो है इसमें इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठा होने के साथ साथ वो प्रेशर बिल्डअप करने लग जाएगा, जस्ट लाइक अ टूथपेस्ट, जो मैंने बताया था। और उसकी वजह से जो डायवर्टिकुलम होता है उसको हम बोलते हैं एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। तो तीसरा वाला जो रहता है वो अपना कहलाता है एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। इसके अंदर इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर की वजह से होता है, क्योंकि स्फिंक्टर बहुत टाइट है, खाना जो है नीचे की तरफ नहीं जाता, इकट्ठा होने लगता है, प्रेशर बनाने लगता है और वो बढ़ने लगता है, जस्ट लाइक अ टूथपेस्ट जिसको हम दबा रहे हैं। तो दैट इज एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। ज़ेंकर डायवर्टिकुलम भी सेम ही रहता है, ये वाली वीक स्पेस रहती है, उसमें से जो रहता है म्यूकोजा बाहर आ जाती है, तो हम ज़ेंकर डायवर्टिकुलम बना देते हैं। और बीच वाला है हमारे पास में ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक शॉर्ट में रिवीजन हम कर ले तो एक ईसोफेगस है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, ठीक है। उसके अंदर हमने सबसे ऊपर बनाया ज़ेंकर डायवर्टिकुलम, दूसरा बनाया पैराब्रोंकियल डायवर्टिकुलम, तीसरा बनाया एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। फिर हमने कोलगेट बनाया है ये समझाने के लिए कि एक होता है प्रेशर डायवर्टिकुलम और एक हमने हुक बनाया है ट्रैक्शन देने के लिए, दैट इज ट्रैक्शन डायवर्टिकुलम। थैंक यू। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले मैं सिम्टम्स बता देता हूँ और इन्वेस्टिगेशंस बता देता हूँ। तो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं हमारे पास ज़ेंकर डायवर्टिकुलम के, ठीक है। अब मैंने इसको किस तरीके से इमेजिन करा है या आपको याद करना है उसको, वो ऐसे याद करना है कि या तो एक बार खाना जो है वो अंदर गया और अंदर ही रह गया, या खाना जो है वो बाहर आ गया, या दोनों चीज़ एक साथ हो गई। अब अंदर रह गया मतलब ये है कि ज़ेंकर डायवर्टिकुलम के अंदर खाना रह गया, अब वो धीरे धीरे खाना सड़ेगा तो बैड स्मेल करेगा, जिसको हम बोलते हैं हेलिटोसिस। दूसरा जो है वो खाना वापस बाहर आ गया, तो ये बाहर आके ऐसा नहीं कि इसोफेगस में चला गया, ये माउथ में भी जा सकता है, तो इसको कहते हैं हम रीगर्जिटेशन। तो रीगर्जिटेशन भी हो सकता है ज़ेंकर में। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ज़ेंकर डायवर्टिकुलम इज रीगर्जिटेशन। और दूसरी चीज़ ये कि एक बार अंदर गया एक बार बाहर आया, तो इसका मतलब ये है कि खाना निगलने में दिक्कत आ रही है, दैट इज़ इंटरमिटेंट डिस्फेजिया। तो ये हो गए हमारे सिम्टम्स। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है बेरियम स्वॉलो, ठीक है। बेरियम स्वॉलो जो है सारे डायवर्टिकुलम के लिए, ईसोफेगस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। आप इन्वेस्टिगेशन कराते हो, आपको दिखता है डायवर्टिकुलम, और उसके बाद आप प्रोसीड करते हो। अब जो सर्जरी आती है, जो ट्रीटमेंट आता है, वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। अब सर्जरी में क्या होता है कि ज़ेंकर डायवर्टिकुलम के अंदर हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो डायवर्टिकुलम था उसको हमने कट करके निकाल दिया, नहीं। इसलिए क्योंकि अगर आपने डायवर्टिकुलम कट करके निकाल दिया तब भी जो प्रेशर बनने का रीज़न था वो वही है। और क्या था रीज़न प्रेशर बनने का? वो था क्रिकोफेरिंजियस मसल। क्रिकोफेरिंजियस मसल जितना ज़्यादा उसको टाइट करता जा रहा था तो प्रेशर बनता जा रहा था। तो अब आपने भले ही उस ईसोफेगस से डायवर्टिकुलम को निकाल दिया, लेकिन जो क्रिकोफेरिंजियस मसल है वो तो और प्रेशर बनाता जाएगा, तो प्रेशर तो कहीं नहीं गया। तो आज भले ही आपने डायवर्टिकुलम निकाल दिया, लेकिन कल इसी प्रेशर की वजह से, क्योंकि वजह वही रही, दोबारा वो बन सकता है। तो इसीलिए जो हम ज़ेंकर डायवर्टिकुलम के अंदर सर्जरी करते हैं वो हम करते हैं डायवर्टिकुलेक्टोमी प्लस क्रिकोफेरिंजियस मायोटोमी, ताकि उस प्रेशर को, अगर उस जो क्रिकोफेरिंजियस मसल है उसको हम एक कट लगा देंगे, उसको हम खोल देंगे, तो प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, तो दोबारा डायवर्टिकुलम बनने के चांसेस नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ जो है सर्जन्स स्टेपलर भी यूज़ करते हैं, तो स्टेपलर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ से और यहाँ पर स्टेपलर लग जाती है तो वापस एक ट्यूब बन जाता है और ये पाउच ऐसा कि ऐसा पड़ा रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर मान लो डायवर्टिकुलम बहुत छोटा है तो उसमें सर्जरी हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ इतना करते हैं कि मसल रिलैक्सेंट डाल देते हैं जिससे क्रिकोफेरिंजियस मसल रिलैक्स हो जाए, जिसको हम बोलते हैं बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटॉक्स सर्जरी आपने सुना होगा, तो वो मसल को रिलैक्स कर देता है। जैसे ही वो मसल को रिलैक्स करता है तो ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि बार बार उसको देना पड़ता है, मतलब ड्रग आपको बार बार देना पड़ेगा तो जाके ये ठीक होगा, नहीं तो पेशेंट को रिकरेंस होने के चांसेस है। तो एक हो गया हमने स्टेपलर लगा दी, एक हो गया हमने मेन सर्जरी कर दी क्रिकोफेरिंजियस मायोटोमी और डायवर्टिकुलेक्टोमी, एक हो गया हमारे पास में एंडोस्कोपी वाला पॉइंट। जनरली एंडोस्कोपी नहीं करी जाती है, क्यों? क्योंकि अगर एंडोस्कोपी आप करोगे, ये ऑलरेडी वीक है, परफोरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ ये कि मान लो अगर आप इसको
इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इसका कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर मान लो इसको आप ऐसे ही रखते हो और आगे इसको प्रोसीड नहीं करते हो तो क्या होगा, बार बार रिगर्जिटेशन से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस का रिस्क बढ़ने लग जाता है। सो दिस इज इट। फिर हम आते हैं पैराब्रैंकियल डायवर्टिकुलम में। उसका कुछ नहीं करना है, डायवर्टिकुलेक्टोमी करना है डेफिनेटली। अगर सिम्टोमेटिक है तो हम सर्जरी के लिए प्रोसीड करते हैं, कॉमन सेंस यही बोलता है, अदरवाइज अभी नहीं करते हम, ठीक है। सेम गोज़ फॉर एपीफ्रेनिक डायवर्टिकुलेक्टोमी ऑल्सो। इसमें भी अगर सिम्टम्स आते हैं या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है तो वी गो फॉर डायवर्टिकुलेक्टोमी। थैंक यू।